हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइबर एथिक्स के बारे में। ये हमारा वन शॉट वीडियो होगा जिसमें हम पूरा साइबर एथिक्स कवर अप करेंगे, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और साइबर एथिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइबर एथिक्स हमारा होता क्या है और साइबर एथिक्स का मतलब क्या होता है। साइबर एथिक्स आर द सेट ऑफ मोरल रूल्स। साइबर एथिक्स क्या है? हमारा एक सेट ऑफ मोरल रूल्स है, गाइडलाइंस है और द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। बेसिकली क्या है हमारा साइबर एथिक्स कि आप इंटरनेट पे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है? साइबर एथिक्स कहलाता है। Practicing good cyber ethics involves understanding the risk of harmful and illegal behavior online। जो हमारा साइबर एथिक्स है, अच्छा साइबर एथिक्स क्या है? जिसमें हम समझें, दूसरे के भावनाओं को समझें, रिस्क क्या है उसको समझें, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं उसको समझें, इलीगल बिहेवियर ऑनलाइन क्या क्या है, इन सारी चीज़ के बारे में समझें। ये सारी चीज़ मिला के अगर आप समझ रहे हो तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? गुड साइबर एथिक्स कहलाती है। Learn how to protect ourselves and other internet users from such behavior। और इन्हीं सब बिहेवियर के बारे में सीखना हमारा क्या कहलाता है? साइबर एथिक्स कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारे पास नेटिक्यूट्स। नेटिक्यूट्स क्या होता है? नेटिक्यूट्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है हमारा नेट और दूसरा वर्ड है हमारा एटिक्यूट। इन दोनों को मिला के वर्ड बना है हमारा नेटिक्यूट। अगर हम नेट की बात करें तो उसका मतलब होता है इंटरनेट और एटिक्यूट की बात करें तो उसका मतलब होता है हमारा गुड मैनर्स। जिस तरह से स्कूल में आपके लिए गुड मैनर्स बताए जाते थे, इसी तरह से इंटरनेट के भी दुनिया में हमारा गुड मैनर्स हैं, जिन दोनों को मिला के हमारा वर्ड बना है नेटिक्यूट्स। जानते हैं नेटिक्यूट्स क्या होता है? दीज आर द सेट ऑफ रूल्स that governs the behavior of a users communicating online। ये हमारे क्या है? सेट ऑफ रूल्स है और गाइडलाइंस है जो कि हमारे यूज़र्स को बताया जाता है कि जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हो। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जब ईमेल यूज़ कर रहे हो, ब्लॉग यूज़ कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप किन किन बातों का ख्याल रखें, उसका एक गाइडलाइन दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेटिक्यूट्स गाइडलाइन बोलते हैं या गाइडलाइन ऑफ नेटिक्यूट्स बोलते हैं। Communication can be done via email, blog, vlog, apps, social networking sites, etc। अब कम्युनिकेशन किस किस माध्यम से किया जा सकता है? ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, ब्लॉग के थ्रू बहुत लोग कम्युनिकेट करते हैं, बहुत लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ का यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन किस किस द्वारा? इन सब जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं इनके द्वारा ही कम्युनिकेशन किया जाता है इंटरनेट पर और ऑनलाइन। अगर हम गाइडलाइन की बात करें कि नेटिक्यूट्स के कौन कौन से गाइडलाइन है, तो सबसे पहला हमारा डू नॉट शेयर योर पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। आपका जो पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए। पर्सनल मतलब बैंक अकाउंट हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है और आप कहाँ रहते हैं, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका रियल सारी चीज़ें हैं, उनको ऑनलाइन शेयर करने से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। इसमें फ्रॉड के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना। उसके बाद है हमारा रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी। दूसरे की भी प्राइवेसी का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई अगर बंदा है जो कि मान लीजिए आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और आपको वो किसी काम के लिए अपना पर्सनल चीज़ प्रोवाइड करता है, तो आप उसका जो पर्सनल चीज़ उन्होंने प्रोवाइड किया आपको, या उसने आधार कार्ड दिया है या उसने आपको अपना बैंक अकाउंट दिया है, तो आपको ये होना चाहिए कि उसका जो प्राइवेसी है उसका आप रिस्पेक्ट करें, उसको शेयर ना करें, उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करें। तो आपको दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। उसके बाद हमारा अवॉइड पोस्टिंग ऑफेंसिव कमेंट। ऑफेंसिव कमेंट पोस्ट करने से बचना चाहिए। बहुत से लोग ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कमेंट में, एक दूसरे से लड़ लेते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे सोशल साइट्स पर आप जाइएगा तो एक पोस्ट के नीचे कमेंट्स होते हैं जिसमें सब लोग अपना अपना डिफरेंट कमेंट्स देते हैं, उसमें बहुत लोग ऑफेंसिव कमेंट्स भी करते हैं। तो इन कमेंट से भी आपको बचना चाहिए। अवॉइड यूज़ ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव लैंग्वेज के यूज़ से आपको बचना चाहिए। ऑफेंसिव लैंग्वेज का मतलब है कि आपको गाली वाली टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इनसे भी आपको बचना चाहिए।
अवॉइड रिप्लाइंग निगेटिव कमेंट्स। निगेटिव कमेंट को रिप्लाई करने से आपको बचना चाहिए। आप पॉजिटिव वे में रहें, निगेटिव कमेंट किसी भी चीज़ के बारे में ना करें। फॉलो कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ को फॉलो करें। कोई ओरिजिनल आदमी है जो कि अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाया है, तो उस कंटेंट को आप कॉपीराइट ना करें, उससे आप बचें, है ना। उसके बाद है हमारा थैंक्स ऑल द सोर्सेज हु हेल्प यू ऑनलाइन। जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन मदद कर रही है ना, कोई वेबसाइट है जो कि आपको पढ़ने में आपका मदद कर रहा है, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो आपको कम्युनिकेशन में आपकी मदद कर रहा है, तो इन सब चीज़ों का आप क्या करें, रिस्पेक्ट करें, उसका थैंक यू करें। उसको कभी भी उसका निगेटिव चीज़ें उसके बारे में ना लिखें, क्योंकि वो बहुत मेहनत से आपके लिए कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है और आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं और साथ में उसकी बुराई भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ना करें, उसका शुक्रिया अदा करें कि आपके लिए वो अपनी मेहनत से फ्री में कंटेंट बना रहा है, वेबसाइट बना रहा है जो कि आपके हेल्प के लिए है, आपका फ़ायदा है उसमें, है ना। उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस चीज़ से आपको उसका थैंक यू करना चाहिए, ना कि उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करना चाहिए। उसके बाद है हमारा ऑलवेज यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। हमेशा अच्छा लैंग्वेज यूज़ करें, ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करने से बचें, है ना। अच्छी बिहेवियर रखें, अच्छे से लोगों से बात करें, अच्छे से लोगों को ट्रीट करें। ये सारी गाइडलाइंस है हमारे किसी नेटिक्यूट्स की। अगला टॉपिक है हमारा कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज़ अ लीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ यूज़र एंड द ओनर ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ये क्या है हमारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जो हमारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मालिक है और जो यूज़र है जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, उस दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस बोलते हैं। प्रोग्राम दैट डिफाइंस व्हाट ऑल यूज़र कैन डू विद द सॉफ्टवेयर। और जिस एग्रीमेंट में लिखा रहता है जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को यूज़र्स कैसे इस्तेमाल करेगा, उस सॉफ्टवेयर को क्या क्या कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसको यूज़ करने के लिए पे करना है या नहीं पे करना है, वो फ्री अवेलेबल है। ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर एग्रीमेंट में लिखी होती है। अलग अलग एग्रीमेंट में अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हमारा लाइसेंस भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ लाइसेंस बोलते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ लाइसेंस की बात करें तो सबसे पहला हमारा प्रोप्राइटरी लाइसेंस। इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज लाइसेंस्ड बाय द कॉपीराइट होल्डर अंडर सम गिवन कंडीशन। ये ऐसा लाइसेंस है जो कि हमारा कॉपीराइट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ प्रोवाइड करता है ना। कोई सॉफ्टवेयर है जो कि आपको दे रहा है, आप उसको कॉपीराइट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कंडीशंस है, उन कंडीशंस को फॉलो आपको करना कंपलसरी है। द यूजर्स कैन परचेज द सॉफ्टवेयर एंड यूज इट, बाय द वे विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू मॉडिफाई। इसको यूजर्स खरीद के यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो कोई भी चेंजेस करे। ठीक है, तो ये टाइप का हमारा क्या होता है, प्रोप्राइटरी लाइसेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे विंडोज़ हमारा, आईट्यून्स है, एडोब फोटोशॉप है। आप इन सबको परचेस तो कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा टाइप का लाइसेंस हमारा शेयरवेयर। इट इज़ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम। ये क्या है, हमारा एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो कि हमारा पर्टिकुलर यूज़ करता है। वी कैन यूज़ इट इनिशियली बट लेटर वी हैव टू पे फॉर इट। आप स्टार्टिंग में तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको शुरू में फ्री यूज़ करने के लिए दे, मतलब ट्रायल वर्जन आपको दे, उसके बाद आपको उसको अगर यूज़ करना है तो आपको परचेस करना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला है हमारे पास फ्रीवेयर। इट इज़ यूज टू प्रोमोटिंग प्राइम और मेन सॉफ्टवेयर विथ मेन फीचर्स। ये क्या है, हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर है उसको प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रीवेयर। दिस सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मॉडिफाई, और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर है, मेन सॉफ्टवेयर है, उसके मेन फीचर्स को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा फ्रीवेयर, लेकिन आप इस टाइप के सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद हमारा फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स वी कैन डाउनलोड एंड यूज़ फॉर फ्री। इसमें क्या है, हम इसको
फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में इसको डाउनलोड करें और इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम यहाँ क्या बोलते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके बाद है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ द कोड दैट इज़ डिज़ाइन टू पब्लिकली एक्सेसिबल, एनीवन कैन सी, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसमें क्या है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है, इसे मॉडिफाई कर सकता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस टाइप का सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अगला टॉपिक है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन resulting from intellectual activity in the industrial, scientific fields etc. जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो क्या करता है कि जो क्रिएटर है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कोई क्रिएटर है जो अपने मेहनत से म्यूज़िक बना रहा है, उसके कॉपीराइट से बचने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसका चोरी नहीं हो कंटेंट, उसके कंटेंट को कोई दूसरा आदमी कॉपी ना करे, उसको बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए हमारा जो राइट आता है वही राइट हमारा क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलता है, जिसको शॉर्ट में हम IPR भी बोलते हैं। IPR हेल्प अस टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कॉपिंग और आवर ओरिजिनल वर्क्स। ये क्या करता है, हमें मदद करता है कि जो आपका ओरिजिनल काम है, जो ओरिजिनल आपने खुद से क्रिएट किया है, उसको दूसरे लोग कॉपी ना करें। इन चीज़ को बचाने के लिए ही हमारा IPR का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल हमारा इन्वेंशंस हो सकते हैं, आपने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया हो, आप बुक्स लिख रहे हो या आप म्यूज़िक क्रिएट करते हो या आप आर्ट बनाते हो, ये सारे हमारे क्या हैं, ये एग्जाम्पल है ना। द मोस्ट कॉमन IPRs इंक्लूड्स पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट। जो हमारे कॉमन टाइप के IPR हैं उसमें आते हैं हमारे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट। सबसे पहले जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है। इट इज़ अ लीगल राइट्स दैट एक्सक्लूड्स अदर फ्रॉम यूजिंग, मेकिंग, सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग एन इन्वेंशन फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी को, जो क्रिएटर है, उसके चीज़ को अगर आपको यूज़ करना है या आपको सेल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेटेंट लेना पड़ेगा, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी है जिसने एक मेडिसिन इन्वेंशन किया, मान लीजिए उसने पैरासीटामोल मेडिसिन इन्वेंट किया है। अगर आपको वो पैरासीटामोल बेचना है या आपको उसको यूज़ करना है या उसको बनाया कैसे जाता है वो लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी से पेटेंट लेना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा डिज़ाइन हो सकता है, मेडिसिन्स हो सकता है। उसके बाद जान लेते हैं कि कॉपीराइट हमारा क्या होता है। इट इज़ अ लीगल राइट टू प्रोटेक्ट वर्क लाइक आर्टिस्टिक वर्क, पेंटिंग, वीडियोस, म्यूजिक, गेम्स, बुक्स etc। कॉपीराइट क्या है, ये हमारा लीगल राइट है जो कि आपके काम को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने कोई वर्क किया है या आपने कोई पेंटिंग बनाई है, कोई वीडियो बनाया है, कोई म्यूज़िक बनाई है, कोई गेम्स बनाया है या कोई किताब लिखा है, तो इस चीज़ को कॉपीराइट से बचाने के लिए हमें ये कॉपीराइट राइट्स मिलता है कि आपके कंटेंट को कॉपीराइट दूसरे लोग चोरी ना कर पाए, उससे बचाया जा सके। उसके बाद आता है हमारा ट्रेडमार्क। अ ट्रेडमार्क इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ वन मैन्युफैक्चरर फ्रॉम अदर्स। ट्रेडमार्क क्या होता है, ये एक सिंबल है कि अगर कोई कंपनी एलोवेरा जेल बना रही है तो उसके एलोवेरा जेल का एक अलग ट्रेडमार्क होगा, दूसरी कंपनी उसके ट्रेडमार्क से एलोवेरा जेल नहीं बना सकती है। तो ये राइट हमारा कहलाता है ट्रेडमार्क राइट। जैसे डेल है हमारा, HP है, एडिडास है, ज़ारा है, फॉर्चून है, ये सारे हमारे हैं जिसके अलग अलग सबके अपने ट्रेडमार्क हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रेड सीक्रेट। These are the secret of particular business और प्रोडक्ट। ये क्या है, हमारा सीक्रेट है पर्टिकुलर बिजनेस का और प्रोडक्ट का।
है ना, कि कोई अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें क्या कर सकता है वो, अगर उसको सीक्रेट बिजनेस करनी है, अगर सीक्रेट बातें करनी है तो वो क्या कर सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है, किसका, ट्रेड सीक्रेट का, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म मीन्स कॉपिंग अदर्स आइडिया बट नॉट गिविंग द क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि दूसरे के आइडिया को तो आप कॉपी कर लिए, लेकिन जो आइडिया इन्वेंट किया है उसको आपने बेनिफिट नहीं दिया, उसको आपने क्रेडिट नहीं दिया। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने मान लीजिए कि कोई चीज़ बनाया है, कोई आइडिया निकाला है ना, मान लो कि उसने निकाला कि हम फूड डिलीवरी करेंगे स्टूडेंट्स के घर पे, तो ये आइडिया तो उसका है, लेकिन आप उस आइडिया को कॉपी करके यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो मेन उसका आइडिया जिसने क्रिएट किया था उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, क्रेडिट खुद ही खा रहे हैं कि ये मेरा ही आइडिया था, मैंने ही इसको इन्वेंट किया और मैं ही इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहला है यूज डिस्क्लेमर, आपको डिस्क्लेमर यूज़ करना है। दूसरा क्या है, इंक्लूड कोटेशन एंड गिव क्रेडिट, कोटेशन आपको डालनी है और जो बंदा इसका मेन हकदार है, जिसका आइडिया है, उसको आपको क्या देना है, क्रेडिट देना है। टेक रिटन परमिशन फ्रॉम कॉपीराइट ऑनर, है ना, जो रिटन आपको लेना है, जो ऑनर है उसका, उससे रिटन लिख के लेना है कि हम आपका ये यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो परमिशन देता है कि आप यूज़ कर सकते हैं तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना करें यूज़, है ना। अगला टॉपिक है हमारे पास पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग मीन्स व्हेन समवन रीयूज कंटेंट ऑफ अदर पर्सन इनटू हिज ओन वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अगर कोई आदमी किसी दूसरे के कंटेंट को यूज कर रहा है, उसके सिर्फ वर्ड्स को चेंज कर दे रहा है, उसके मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स मींस डाटा स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है जो भी हमारा डेटा है वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर है या नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डिजिटल प्रॉपर्टी राइट ब्रेक द डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। अनऑथराइज्ड डिजिटल प्रॉपर्टी को जो एक्सेस कर रहे हैं कोई, तो वो क्या करते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट को तोड़ते हैं, उसके नियम को, उसके कानून को तोड़ते हैं। अगर कोई बंदा है जिसके पास एक्सेस नहीं है उसको एक्सेस करने का, लेकिन फिर भी वो एक्सेस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को ब्रेक कर रहा है, उसके रूल्स को, रेगुलेशन को, गाइडलाइंस को तोड़ रहा है। उसके बाद आता है टॉपिक हमारा डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि गैप होता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, इस दोनों के बीच में जो गैप होता है, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। गैप बिटवीन नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डोंट हैव नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना, जिसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और जिसके पास नहीं है, इस दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी है जो कि गांव में रहता है, उसके पास डिजिटल जो दुनिया है उसका कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बंदा है जो कि टाउन में रहता है जिसके पास जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब डिजिटल नॉलेज है, वो उसके पास है ना। तो इस दोनों बंदे के बीच में जो गैप है, वही गैप हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल डिवाइड कहलाता है। मतलब दोनों क्या है, आपस में डिजिटली डिवाइड है। क्लियर है? अब जानते हैं कि प्राइवेसी हमारा होता क्या है। इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन एंड नॉट डिस्टर्ब बाय अदर पीपल। प्राइवेसी का मतलब होता है कि आप अकेले हैं और आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, उसी को हम बोलते हैं प्राइवेसी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप एक रूम में आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप चाहते होंगे कि कोई भी बाहर का आदमी आपको आके डिस्टर्ब ना करे, इस चीज़ को मेंटेन करे, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेसी बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में होता है हमारा डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी इज एन एरिया ऑफ डेटा प्रोटेक्शन दैट कंसर्न द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव डेटा लाइक पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल डेटा, प्रॉपर्टी डेटा etc। जो डेटा प्राइवेसी होता है वो क्या है कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो सेंसिटिव डेटा है, आपका नेम है, आपका इनकम है, आपका अकाउंट है, आपका आधार कार्ड है, इन सारे चीज़ को
प्रोटेक्ट करके रखना ही हमारा क्या कहलाता है, डेटा प्राइवेसी कहलाता है। डेटा प्राइवेसी इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा ऑनलाइन प्राइवेसी क्या होता है, समवन कैन नॉट यूज आवर डेटा विदाउट आवर परमिशन वाइल कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी। मतलब कि जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो कोई दूसरा आदमी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपके परमिशन के बिना यूज़ न करे, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन प्राइवेसी बोलते हैं। टिप्स टू इम्प्रूव ऑनलाइन प्राइवेसी। ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए कुछ टिप्स, आप कैसे ऑनलाइन प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। डू नॉट पोस्ट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं पोस्ट करना चाहिए, जैसे आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका इनकम क्या है, आपके बैंक में कितना पैसा है, आधार कार्ड क्या है, आपके पास कौन कौन से प्रॉपर्टी है, इन सारे चीज़ को पोस्ट करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट क्लिक ऑन हार्मफुल लिंक। अब जो हार्मफुल लिंक है उस पर आपको क्लिक करने से बचना चाहिए, उस पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। बहुत दफ़ा क्या होता है कि कॉपी बन के आता है कि मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजा, आप क्लिक कीजिए तो ये गिफ्ट आपको मिलेगा। उसमें क्या होता है कि आप उस लिंक पे तो क्लिक कर देते हैं, लेकिन आगे पता नहीं होता कि आपके साथ क्या खेला होने वाला है। हो सकता है आपको ले जाते जाते आपको इतना घुमा दे कि आपका बाद में आपका अकाउंट नंबर ले ले, आधार नंबर ले ले और आपको पैसा भेजने के बहाने आपके अकाउंट से पैसा ही खींच ले। तो जो हार्मफुल हमारे लिंक है उसको भी क्लिक करने से बचना चाहिए। ऑलवेज यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन योर ऑनलाइन अकाउंट। ऑनलाइन अकाउंट में हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। पासवर्ड में हमेशा आप अल्फ़ाबेट डालें, नंबर डालें, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ है, हैश है, ये सब डाल के ही आप पासवर्ड बनाएं, ठीक है, जो कि जिसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं। ब्रेक करना में आसान नहीं होता, दिक्कत से ब्रेक होता है। हाउ समवन कैन ब्रेक आवर प्राइवेसी। अब कैसे कोई हमारे प्राइवेसी को ब्रेक कर सकता है। सबसे पहला हमारा ऑनलाइन फ्रॉड है ना, यूजिंग कंप्यूटर और इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ करके आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर सकता है। आपको वो एक ऐसा लिंक भेज सकता है जिस पर आप क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कॉपी कर सकता है, चुरा सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, है ना। दूसरा हमारे पास फिशिंग, शेयरिंग डेटा यूजिंग फेक वेबसाइट। फेक वेबसाइट का इस्तेमाल करके डेटा को शेयर करना, वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है ना। आपके क्या है वो कि एक फेक वेबसाइट बनाया और आपके पास शेयर कर रहा है। अमेज़न का एक डुप्लीकेट फेक वेबसाइट बनाया, बोला कि आप अभी ऑफ़र चल रहा है, लिमिटेड डील है, आप यहाँ पे आइए। आप उसमें क्या गए, अपना मोबाइल नंबर ये जितना आपको मतलब उसमें बोल दिया कि आपको क्या करना है कि पैसा ऑनलाइन पे करना। आप सब पूछ फिल करके मान लीजिए एक जूता पसंद किया, उसको ऑर्डर कर दिए आप, है ना, उस वेबसाइट के थ्रू, और सारा डिटेल डाल दिए और साथ में आपने पैसा भी दे दिया। उसके बाद वो क्या हो गया, आपका गया वो ना पैसा मिलने वाला है आपको और ना आपके घर पे वो जूता का डिलीवरी होने वाला है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लैकमेल, वन कैन ब्लैकमेल यू टू अर्न मनी। आपको ब्लैकमेल कर सकता है इंटरनेट का इस्तेमाल करके। जैसे अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सअप चला था कि व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल होता है, वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है सामने से और फिर आपको क्या करती है, ब्लैकमेल करती है कि आप इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपका जो ये वीडियो है हम सोशल मीडिया साइट पे डाल देंगे, ये वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग डर जाते हैं और उसको जो उसका मुँह मांगा रकम होता है उसको दे देते हैं। इसी को ब्लैकमेल बोलते हैं। Frequent pop-up window. Always use HTTPS website. Always remember don't click on all links. अब बहुत बार क्या होता है कि आपको लिंक से लिंक वो कनेक्ट ले जाते कहीं से कहीं ले जाता है। तो हमेशा आप पहले तो ये देखिए कि जो वही वेबसाइट यूज़ कीजिए जिसमें HTTPS लगा हो, सिक्योर टाइप का वेबसाइट हो। जिसमें ये S नहीं हो वो वाले वेबसाइट को आप यूज़ ना करें। दूसरी बात कि हमेशा याद रखें कि आपको वो लिंक के थ्रू बार बार लिंक पे तो क्लिक नहीं करवा रहा है, डिफरेंट लिंक पे क्लिक करवा के तो बहुत आगे तक नहीं ले जा रहा है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा सिक्योरिटी। जो हमारा क्रिप्टोग्राफी है वो इस्तेमाल किया जाता है डेटा की सिक्योरिटी के लिए कि आप अपने डेटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स इज
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट कॉमर्स। और ई कॉमर्स को हम इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को मतलब सामान को या सर्विस को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो ये सारा फिनोमेना हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। आप ऑनलाइन माध्यम से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कोई सर्विस खरीद रहे हैं तो ये सारा फिनोमेना हमारा ई कॉमर्स के अंदर में आता है। अगर हम ई कॉमर्स की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री इस तरह से है। इन 11 अगस्त 1994 a man sell a CD to his friend through his website नेट मार्केट। एक अमेरिकन रिटेल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नेट मार्केट। उस वेबसाइट के थ्रू एक बंदा अपने दोस्त को बोलता है सीडी खरीदने के लिए और वहां से शुरुआत होती है ई कॉमर्स की। तो शुरुआत हमारी 11 अगस्त 1994 से हुई है। अगर हम बात करें कि हमारा ई कॉमर्स काम कैसे करता है, हाउ डज ई कॉमर्स वर्क, तो हम देखते हैं ई कॉमर्स इज अ पावर्ड बाय द इंटरनेट। ई कॉमर्स पावर्ड बाय इंटरनेट के माध्यम से ही हमारा चलता है। कस्टमर एक्सेस एन ऑनलाइन स्टोर एंड प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विया देयर ऑन डिवाइस। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को खरीदते हैं। वो अपने डिवाइस, जैसे मोबाइल है आपके पास तो आप मोबाइल फ़ोन में ही अमेजन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। अगर हम ई कॉमर्स की मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहला मॉडल है हमारे पास बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, जिसको B2C बोलते हैं। When a business sells a good or service to an individual customer, अगर कोई बिजनेस है जो कि अपना जो उसका गुड है या सर्विसेज है वो किसी सिंगल या इंडिविजुअल कस्टमर को सेल कर रहा है तो यही चीज हमारा कहलाता है B2C मॉडल। सपोज कीजिए ये बिजनेसमैन है जो कि शूज बनाता है और वो डायरेक्टली इस बंदे को सेल कर रहा है, तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा ये प्रोसेस हमारा कहलाता है B2C, मतलब बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर। अगला हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हम B2B बोलते हैं। When a business sells a good or service to another business, इसमें क्या है कि एक बिजनेस अपने सर्विस को और गुड्स को दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक ये बिजनेस है और एक दूसरा बिजनेस ये है और ये क्या कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर को सेल कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा विंडोज है जो कि एक्सेल प्रोडक्ट उसने बनाया है और जो सेल करता है छोटी छोटी कंपनी को, है ना। मान लीजिए मेरा कंपनी है तो हम क्या करते हैं, इसका जो एक्सेल का जो हमारा पैकेज है वो खरीद के हम यूज करते हैं। तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ये हमारा सेल हो रहा है, तो ऐसा मॉडल हमारा B2B कहलाता है। अगला हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसको हम C2C भी बोलते हैं। When a consumer sells a good or service to another consumer, अगर एक कंज्यूमर सर्विस या सामान किसी दूसरे कंज्यूमर को बेचता है तो वो हमारा कहलाता है C2C। मतलब मान लीजिए एक बंदा है जो मेरा दोस्त है, वो अपना फर्नीचर सेल करना चाहता है, जैसे उसका एक बेड है वो सेल करना चाहता है, तो उसको मैं अगर डायरेक्ट खरीद लेता हूं तो मैं भी क्या हूं, एक कंज्यूमर है और वो भी एक कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर से कंज्यूमर जो ट्रांसफर होगा वैसा मॉडल हमारा कहलाता है C2C और कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। अगले मॉडल की बात करें तो हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसको हम C2B बोलते हैं। When a consumer sells their own products or service to a business, अगर कोई कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाला है मतलब जो कस्टमर है वो अगर कोई सामान और सर्विस बिजनेसमैन को या बिजनेस को सेल करता है तो वो चीज हमारा कहलाता है क्या, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ये 4 मॉडल्स हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला हमारे पास रिटेल, सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय अ बिजनेस डायरेक्टली टू अ कस्टमर विदाउट एनी इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है, रिटेल में एक छोटा सा दुकानदार होता है या बिजनेसमैन होता है, वो डायरेक्ट क्या करता है, अपना प्रोडक्ट किसको बेचता है,
कस्टमर को बेचता है। उसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है। डायरेक्ट कस्टमर जाएगा, बोलेगा अगर 1 किलो चीनी चाहिए तो आराम से 1 किलो चीनी लेके आ जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रिटेल दुकान में जाते हैं, आपको 1 केजी चीनी चाहिए तो कोई वहाँ थर्ड बंदा खड़ा होगा, आप उसको बोलिएगा भाई 1 किलो चीनी दे, फिर वो दुकानदार को बोलेगा कि 1 केजी चीनी दीजिए, फिर दुकानदार उसको देगा, फिर वो आदमी आपको देगा। ऐसा तो नहीं है। रिटेल में क्या होता है, आप डायरेक्ट दुकानदार को बोलते हैं और उससे क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम रिटेल बोलते हैं। होलसेल क्या होता है, सेल ऑफ प्रोडक्ट इन बल्क। अब क्या होता है, इसमें दुकानदार बल्क में चीजें को बेचता है, जिसको हम होलसेल बोलते हैं। अब होलसेल में क्या है कि छोटे छोटे बिजनेसमैन भी आते हैं। रिटेल वाले सारे प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं, होलसेल से लेते हैं। वो क्या करता है, बल्क में देता है, मतलब एक पीस पार्ले जी का पैकेट नहीं देता है, आपको पूरा एक कार्टून लेना होगा उससे। इसी सर्विस को हम क्या बोलते हैं, होलसेल बोलते हैं। अगला टाइप है हमारे पास सब्सक्रिप्शन। द ऑटोमेटिक परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस अंटिल द सब्सक्राइबर चूज टू क्लोज। अगर आप ऑटोमेटिक परचेज किसी सर्विस को कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, तो वो हमारा सब्सक्रिप्शन चल रहा है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक हम उसको क्लोज नहीं करते हैं। तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। उसके बाद है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग, सेल ऑफ प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड एंड शिप्ड टू कस्टमर बाय थर्ड पार्टी। इसमें क्या होता है, जो भी चीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है वो थर्ड पार्टी के थ्रू कस्टमर को जाती है। मतलब रिटेल का जस्ट उल्टा। यहाँ पे ये एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये इस कस्टमर को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जोमेटो की बात करें, तो इस बीच में जोमेटो है, ये रेस्टोरेंट वाला प्रोडक्ट है जिसका मान लीजिए बिरयानी बनाता है, और कस्टमर क्या कर रहा है, जोमेटो पे बिरयानी ऑर्डर कर रहा है। तो ये जो हमारा ये बिरयानी बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्ट कस्टमर को तो नहीं देगा, वो किसको देगा, जोमेटो को देगा, और जोमेटो ले जाके किसको देगा, कस्टमर को देगा। तो जोमेटो हमारा यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पार्टी होगा। इस सर्विस को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। अगला हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट, डाउनलोड डिजिटल गुड्स, टेम्पलेट्स एंड कोर्सेज दैट मस्ट बी परचेज फॉर यूज। अब आप यूडेमी पे जाके कोई कोर्स खरीद रहे हैं, या कहीं से आप जाके टेम्पलेट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा आता है डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे ई कॉमर्स के। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहला हमारे पास फास्टर बाइंग प्रोसेस। खरीदने का प्रोसेस जो है फास्टर है, आपको भीड़ भाड़ की जगह में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे प्रोडक्ट पसंद करके और आराम से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्टोर एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, बहुत सारा स्टोर है उसमें, और बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें आप आसानी से जाके अपने पसंद का चीज चूज कर सकते हैं। अगर आप दुकान में जाते हैं तो दुकान में आपको 100 पीस दिखाएगा, 200 पीस दिखाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखा पाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट आपको दिखते हैं लिस्टिंग किए हुए, आप उसमें से चूज करके और परचेस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। अब इसमें क्या आता है, ऑनलाइन में हमारा कॉस्ट रिडक्शन भी मिलता है। मतलब कोई ऑफर मिल गया, फेस्टिव ऑफर आया तो उसमें कुछ छूट मिल गया, या एक खरीदे तो दूसरा आपको फ्री मिल गया। तो इन सब टाइप के ऑफर भी आते रहते हैं। तो ये हमारे भी एडवांटेज है ई कॉमर्स के। नो रीच लिमिट, लिमिटेशन नहीं है। इसमें क्या है कि आप जितना देर चाहे प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ना। अगर अगला पॉइंट की बात करें, प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन, आपको प्रोडक्ट के बीच में और प्राइस के बीच में कंपैरिजन करने को मिलेगा। हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 2 कंपनी बना रही है, तो आप दोनों उस प्रोडक्ट को दोनों कंपनी के हिसाब से उसके प्राइस, क्वालिटी, ये सारी चीज से आप क्या कर सकते हैं, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं और अच्छे प्रोडक्ट को चूज करके परचेस कर सकते हैं। सेवरल पेमेंट्स मोड, आप पेमेंट्स मोड आपको मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज है ई कॉमर्स का। कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप कस्टमर आराम से प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड करके रख सकता है, बाद में उसको परचेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा थोड़ी होता है कि ऑफलाइन दुकान में हम गए, उसको बोलेंगे कि भाई वाला जूता पसंद है, 3 दिन के लिए तू पन्नी में डाल के इसको रख ले, 3 दिन बाद हम ले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको ऑनलाइन में अमेजन पे आप अपने कार्ड में, अपने झोला, कार्ड मतलब झोला होता है, उस झोले में अपने प्रोडक्ट को ऐड करके रख सकते हैं और बाद में आप 2 दिन बाद उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें मिलती है ई कॉमर्स में। उसके बाद हमारा 24/7 सर्विस।
आपको 24 घंटे और 7 दिन सर्विस मिलता है। आप रात के 12 बजे चाहे तो प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, सुबह 5 बजे चाहे तो प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी क्लोजिंग चीज नहीं होता है। तो ये सारे हमारे एडवांटेज थे ई कॉमर्स के। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला है कि इंटरनेट एक्सेस चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। लैक ऑफ पर्सनल टच की कमी होगी। आप अगर हमेशा ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप ऑफलाइन मार्केट वगैरह में जाना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों से इंटरेक्शन भी आपकी कम हो सकती है। उसके बाद है हमारा लैक ऑफ टेक्टाइल एक्सपीरियंस। टेक्टाइल एक्सपीरियंस की कमी हो जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड मतलब है कि आप मान लीजिए ऑर्डर किए मोबाइल और आपके डब्बे में आ गया एक तो लाइफ बॉय साबुन, है ना। ऐसा बहुत केस हुआ है कि हम मोबाइल ऑर्डर किए हैं, जब हमारे पास डिलीवरी आया है तो उसमें क्या होता है भाई कि एक तो लाइफ बॉय साबुन निकल गया या कभी कुछ निकल गया। तो ऑनलाइन फ्रॉड भी हमारे होते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स के। तो ये मेरा पूरा टॉपिक था साइबर एथिक्स का, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा सारे टॉपिक्स। दूसरा इम्पोर्टेंट बात कि ये जो वीडियो है ये हैंड रिटन PDF नोट्स से है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।